Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be talking about four major topics. In the first topic we will be discussing about peri-urban areas. The major problem in this area is water governance and we will be discussing about this. Now in the second topic we will be talking about the southern states and their demography because it's changing. There is increase in the elderly population and there is a policy from the Kerala which we will have to discuss. Then in the third article, we will be talking about quantum material. In a new test, we have conducted something called friction quantum Hall effect. So we will be understanding what is the Hall effect. And in the last part, we will be discussing about the lightning disaster. So let's talk about these article one by one. तो यहाँ पे पहले आर्टिकल में अगर हम बात करें, देखो रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक फंड है। अर्बन एरियाज जहां पर आपको बड़ी बड़ी सिटीज देखने को मिलते हैं जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बेंगलुरु, मुंबई एंड ऑल, हमारे पास उनके लिए भी फंड है। बट प्रॉब्लम तब आती है जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट में एक एरिया है जीरकपुर, या उसके भी आउटस्कर्ट में एक एरिया है डेराबस्सी। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स क्योंकि ये एरिया ना तो आपके पूरे फुल फ्लेज टाउन की कैटेगरी में आते, यानी सिटी की कैटेगरी में आते, ना अब ये रूरल एरिया में आते। अब इनके पास प्रॉब्लम ये कि इसको मैनेज कैसे करें। तो रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है, बट इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम आपको देखने को मिल रहा है पेरी अर्बन एरियाज में, यानी जो आउटस्कर्ट में लोकेटेड है किसी भी बड़ी सिटी के। अब जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, बट इन एरिया में इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा बिकॉज ना तो ये अर्बन एरिया में आ रहे, ना ये रूरल एरिया में आ रहे। तो कैसे इनको कवर किया जाए सो दैट यहां पर वाटर सिक्योरिटी, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर किया जा सके, इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल डिस्कस करता है पेरी अर्बन एंड सेंसस टाउन के बारे में। पेरी अर्बन वो एरिया है जो आपके रूरल और अर्बन एरिया के बीच में कहीं ना कहीं को एग्जिस्ट कर, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है, अर्बन डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे सिटी के आउटस्कर्ट में देखने को मिलता है जहां पर पहले एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी, बट बिकॉज आगे एग्रीकल्चर लैंड पे एक्सपेंशन होने लगा सिटी का, तो अनप्लान्ड सिटीज आपकी डेवलप होने लगी। यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया में चेंज कर देते हैं। एंड सेंसस टाउन ऐसा एरिया जहां पर 5,000 से ज्यादा लोग रहते हो, ज्यादातर पॉपुलेशन 75% आपकी नॉन एग्रीकल्चर एरिया मतलब काम में लगी हो, एंड 400 से ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर आपको पॉपुलेशन देखने को मिल रहा हो साइज में। कहते कि भाई अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि जनरली अगर हम स्टैट्यूटरी टाउन की बात करें तो वहां पर आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी। अगर रूरल एरिया में बात करें तो रूरल पंचायत होती है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये एरिया दोनों में कुछ ना कुछ हद तक आपकी जो लाइक जो स्कीम्स हैं वो ठीक से मैनेज हो जाती है। एंड मोर ओवर यहाँ पर जैसे सेंसस टाउन है, अब दे रिसीव डेवलपमेंटल फंड फ्रॉम रूरल स्कीम्स लाइक मनरेगा, नेशनल रूरल अर्बन मिशन या अमृत स्कीम। बट यहां पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी अमृत स्कीम का नहीं मिलता है, तो अमृत स्कीम होगी या बाकी स्कीम्स होगी उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये अर्बन एरिया की तरह डेवलप हो रहा है, रूरल एरिया की तरह नहीं, और यहां पर रूरल एरिया की स्कीम को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो इस वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकलॉग यहां पे क्रिएट हो जाता है। अब मेट्रो सेंटर्स के पास में है तो जनरली इसमें ग्रोथ तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बट ट्रांसपोर्ट हो गया, बाकी चीजें होगी, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। एंड यही इसकी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि भाई गवर्नेंस में एक वैक्यूम है। आपके जो सेंसस टाउन है वो पिछले 20 सालों के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वाटर की सप्लाई जो पाइप वाटर है उसकी कम है, वो इराटिक है, कहीं ना कहीं अल्टरनेट डेज पे आती है, लिमिटेड आवर्स के लिए आती है। एंड सीवेज के लिए भी एक क्राइसिस ये है कि 40 मिलियन हाउस होल्ड आपकी जो अनमॉनिटर वे है कहीं ना कहीं वेस्ट डिकम्पोजिशन का, उसके ऊपर डंपिंग का, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहते हैं रोड्स की हालत बहुत खराब है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ पे आपके इकोलॉजिकल रिसोर्सेज उस तरह के अवेलेबल नहीं है, एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है बिकॉज वेस्ट ट्रीटमेंट ठीक से नहीं है यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई अब जरूरी है कि 2047 यानी 2047 में जब इंडिया को आप एक डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो उससे पहले कैसे इन एरिया को बेटर मैनेज किया जा सके। तो कहते हैं सबसे पहले तो इनके गवर्नेंस के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, सिक्योर करो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को, एंड इंश्योर करो कि भाई यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर पॉलिसी आपकी कंक्रीट डेवलप कर सको।
एंड वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पे आप रिकवर कर सको मैक्सिमम वाटर, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को वाटर के लिए प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पे ये आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन है, प्लीज इसको देख लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे ग्रे इकोनॉमी की बात। देखो अभी केरला में क्या हुआ, केरला के जो डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ एल्डरली है वो पहली बार बनाया, मतलब इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा है कि कोई बुजुर्गों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया अलग से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी होगी। पहली चीज, यहाँ डेमोग्राफी जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है इंडिया के अंदर। ओवरऑल भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारा 2.1 से खिसक के अब 1.9 के आसपास आ गया, यानी पॉपुलेशन अब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। हम तो हमारे दो नहीं, अब हम उससे भी नीचे जा रहे हैं, मतलब उससे भी कम हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई अब एल्डरली की पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 10 के आसपास है, यानी 90 में से 100 में से 10 लोग बूढ़े हो चुके हैं। बट इसमें अभी केरला के अंदर 16.5% है, और आने वाले 2036 तक ये 22% के आसपास हो जाएगी। एंड यहाँ पे केरला के अंदर जो चाइल्ड की रेशियो है दैट इज लाइक कि एक वुमन अपने पूरे लाइफ में 1.3 यानी एक बच्चे के आसपास पैदा करती है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई नेशनल प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 20% पॉपुलेशन इनकी 34 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इसमें से 20% पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। तो यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं कि भाई देखो, आप ज्यादातर क्या है वेज वर्कर्स, या आप कह सकते हो कि ऐसे वर्कर्स की कैटेगरी में हो जो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो कहते हैं कि भाई अपनी जो पॉपुलेशन जब बूढ़ी होगी तो उसके पास भाई इंश्योरेंस नहीं है, पेंशन के लिए कोई प्रॉपर कवरेज नहीं है, रेगुलेशंस बहुत वीक है, फाइनेंस में काफी गैप एग्जिस्ट करता है। तो केयर बर्डन आने वाले समय में 15 से 17% होगा जीडीपी का, और कहीं ना कहीं इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब प्रॉब्लम यह है कि सदर्न स्टेट में बुढ़ापा लोगों के ऊपर जल्दी आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, बट नॉर्दर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो वहां पर अभी भी यंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, बेटर फीमेल लिटरेसी की वजह से एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से सदर्न स्टेट्स में आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोग कम लेट शादी कर रहे हैं, लेट बच्चा कर रहे हैं, और कम बच्चे कर रहे हैं। तो इस वजह से यहां पर तो आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, बट अब पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, तो इसके लिए आपको बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई जो कल्चरल रीअलाइनमेंट है उसके ऊपर फोकस करना होगा। आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का। जैसे केरला है, केरला स्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग बाहर सेटल है, बाहर सेटल इन द सेंस कि या तो सऊदी वगैरह में या वेस्ट एशिया में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या कहीं और बाहर जैसे यूएस या यूके वगैरह ऐसे एरिया में चले गए। एंड कहीं ना कहीं बूढ़ी पॉपुलेशन पीछे रह गई, तो उनके लिए अब देखभाल के लिए कुछ तो जरूरत है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अब सिल्वर सुनामी आ रही है। सिल्वर सुनामी मतलब डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जहां पर बूढ़े लोग अब ज्यादा होंगे, एंड बूढ़े लोगों में भी महिलाओं की फेमिनाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई महिलाएं आदमी को आउटलिव कर देती हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि भाई ना तो उनको लिटरेसी लेवल उतना ज्यादा अच्छा है, ना उनके पास एसेट्स की ओनरशिप है, और जिसकी वजह से एल्डर एज में उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं कि भाई सोशल सिक्योरिटी भी फ्रेगमेंटेड है, और जिसकी वजह से एल्डरली पॉपुलेशन और ज्यादा वनरेबल हो जाती है, एंड आपका केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। तो कहा जाता है कि भाई सबसे पहले तो आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ केयर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करो, एंड यहाँ पे इनके वेलफेयर के लिए आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, हेल्थ केयर बिल्ड करो, एंड कोई फ्रेमवर्क बिल्ड करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप टेलर्ड हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर फोकस कर सकते हो, जहां पे आप ये इंश्योर करो कि कैसे एल्डरली की हेल्थ केयर को आप और बेटर मैनेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? इट इज अ स्टडी इन विच वी अंडरस्टैंड हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव एट अ सबatomic level. Now, in this context, you understand the Hall effect, classic Hall effect. It was first discovered by Edwin Hall in 1879. अब इसमें क्या होता है कि भाई जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के आपके परपेंडिकुलर आपने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड वे पुश को फेस करते हैं, मतलब साइड से, एंड जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन एक साइड पाइल करते हैं, मतलब काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे वोल्टेज क्रिएट होती है, एंड ये आपका हॉल इफेक्ट कहलाता है। अब इंटीगर क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या होता है, ये 1980 में कॉन्सेप्ट आया था।
कि भाई आप ऑलमोस्ट सब जीरो टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे, या सॉरी 0 केल्विन के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो। अब इसमें क्या होता है कि भी आपके जो चार्ज हैं वो आपके स्मूथली मूव करने के बजाय जंप करना स्टार्ट करते हैं, और इसे आप कहते हो कि जैसे वो स्टेयर्स क्लाइम कर रहे हैं, सीढ़ियां क्लाइम कर रहे हैं। अब इसके बाद फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या होता है कि भाई यहां पर फ्रैक्शनल स्टेप्स लेते हैं, मतलब 1/3, 2/3 या 3/7 ऐसे स्टेप्स लेंगे। एंड ये एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड में आपका पॉसिबल है, जहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉर्मल इफेक्ट में वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड वो एक तरह से जैसे लिक्विड फ्लो करता है वैसा फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। अब कहते हैं इसमें कोर चैलेंज क्या है कि भाई आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेंटेन करना है, और वो टेम्परेचर मेंटेन करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। एंड एडिशनली यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी आपको, आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिसको क्रिएट करना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि आपको सुपर कंडक्टर्स चाहिए, एंड यहाँ पे आपको मेटल भी एक्सट्रीम प्योरिटी के साथ चाहिएगा। तो कहते हैं कि भाई देखो इससे क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो जो अभी तक स्केलेबिलिटी आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में नहीं देखने को मिलती थी, तो वो पॉसिबल हो पाएगी। एंड फिजिक्स में न्यू एवेन्यू आपके एक्सप्लोर कर सकते हो आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही। बट इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एक्सट्रीम कूलिंग इसमें रिक्वायर्ड है, एंड वोल्टेज का कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे आपको नैनो फैब्रिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा, और इसमें आपने जो मटेरियल यूज किया, सॉरी मैं उसके बारे में बताना भूल गया, इसमें आपने ग्रिफीन का यूज किया, और इस ग्रिफीन को 5 हाँ पेंटा लेयर कहते हैं, 5 लेयर थिक, है ना, ऐसे 5 अलग अलग लेयर्स बना, ठीक है। तो दिस इज प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड दिस इज द मेंस। हम बात करते हैं बिजली से कितने लोगों की डेथ हुई है। देखो कहते हैं नेचुरल क्लैमिटी में अगर हम बात करें 1975 से 2024 के बीच में बिजली नेचुरल हजार्ड्स में काफी बड़ा खतरा एक बन के आया है, ऐसा एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है। कहते हैं लगभग 1 लाख लोगों की इस स्पैन के अंदर डेथ हुई है। अब कहते हैं कि बिजली कैसे बनती है। कहते हैं भाई देखो जैसे आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने, इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में जो आपके दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक डेंस आपके हेल सॉफ्ट हेल्स होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और आपके जैसे फॉर एग्जांपल लाइट आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले गए। अब ये बन जाते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब जो आइस क्रिस्टल हैं वो आपके लाइक आप ये कह सकते हो कि सॉरी, जो आइस क्रिस्टल है ये आपके पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, और ये जो नीचे जो ग्रुपल्स होते हैं यानी सॉफ्ट हेल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। यहाँ पर इसका साइन चेंज करता है नेगेटिवली चार्ज। तो कहते हैं जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो इससे बिजली बनती है। भाई वो जो आपके एयर है वैसे तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एयर को चीरता हुआ निकल जाता है, कि भाई वो जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर का काम करना ही छोड़ गया है। अब इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कई बार ये ग्राउंड की तरफ ट्रेवल करता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहा जाता है क्लाउड टू ग्राउंड। अब कई बार क्लाउड के अंदर ही होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पर इमेज के अंदर, तो इसे इंट्रा क्लाउड कहते हैं। क्लाउड टू क्लाउड मतलब दो क्लाउड्स के बीच में भी ये पॉसिबल है। तो कहते हैं कि भाई अब इसमें 95% जो क्लाउड टू ग्राउंड आती है इसमें नेगेटिव स्ट्राइक देखने को मिलते हैं, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से वो ओरिजिनेट करती है, और पॉजिटिव वाले से लगभग 5% आपकी ओरिजिनेट करती है। अब इसमें वे फॉरवर्ड ये कहता है कि भाई सबसे पहले तो आप इसे नेशनल डिजास्टर के तौर पर डिक्लेयर कर दो। इसमें रूरल अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर किसानों के ऊपर ये बिजली गिरती है, और उनके आप ये कह सकते हो कि लाइवलीहुड के ऊपर भी असर डलता है, बिकॉज गाय भैंस मवेशियों के ऊपर भी ये गिरती है। और आप क्या कर सकते हो, लाइटनिंग अरेस्टर लगा दो भाई, इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव है, और रूरल या पब्लिक बिल्डिंग्स में अगर आप इसे लगा दोगे तो इससे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे इसके ज्यादातर केसेस आपको इस पार्ट में देखने को मिलते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साइक्लोन, फ्लड और अर्थक्वेक मेजर फैक्टर्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स के। एंड यहाँ पर अनसीजनल स्पाइक बहुत ज्यादा देखने को मिला, खासकर मई मंथ के अंदर 2026 के, क्योंकि जो एक्सटेंसिव हीटिंग देखने को मिली है इस एरिया में, इस वजह से ये ज्यादा ओरिजिनेट करी है। वैसे गवर्नमेंट ने दामिनी ऐप को भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए वार्निंग सिस्टम के लिए यूज मतलब स्टार्ट किया है इसमें वार्निंग देनी। एंड ज्यादातर लाइक ये जो लाइटनिंग है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी आपकी हेल्प करती है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी थी, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आंसर। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।